एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। इन करंट अफेयर को आप एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, भारत के हर एक एग्जाम के लिए आप इन करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो। आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जो कि मैं आपको डेली पीडीएफ देता हूं करंट अफेयर की स्टैटिक जीके के साथ, उसे भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड करना मत भूला करिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वहां पर मैं स्टैटिक जीके का रॉ और अगर बोला जाए क्रिस्प डेटा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, वो सारी चीज़ें वहां पर मैं मेंशन करता हूँ। इसलिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी है, आप इसे एग्जाम इंजन से जरूर डाउनलोड कर लिया करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पॉलिटी का एक ये क्वेश्चन पूछा था कि जो संवैधानिक सभा थी उसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ इंडिया की तरफ से कितने मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, जिसको अगर बोला जाए कि भारत के मुख्य आयुक्त प्रांतों से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, तो ये टोटल 4 सदस्य थे। कई लोगों ने सही आंसर भी किया है, कई लोगों का आंसर गलत भी हो गया, बट अब से आपको ध्यान रखना है 4 मेंबर थे जो कि मुख्य आयुक्त प्रांतों से चुने गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो संवैधानिक सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन के द्वारा करी गई थी और संवैधानिक सभा के पहले चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जब संवैधानिक सभा की स्थापना करी जा रही थी तो इसके लिए प्रपोजल था कि 389 सदस्य होंगे, लेकिन एक्चुअली कितने सदस्य थे, घटकर 299 रह गए थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत में पहली बार इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना करी है। इस तरीके की कौन से शहर में, तो इसकी स्थापना करी गई है चंडीगढ़ में। अब आप समझ ही सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का मतलब क्या है। इसका दरअसल मतलब यह है कि यहां पर भारतीय वायुसेना ने जिन इक्विपमेंट्स का भी आज तक यूज किया है, पहले 1965 के वॉर में, 1971 के वॉर में, कारगिल वॉर की अगर बात करें, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी गई, तो इन सभी में इंडियन एयरफोर्स ने, हमारी वायुसेना ने जो भी इक्विपमेंट्स यूज करे हैं, फिर चाहे वो वेपन एंड गन्स इक्विपमेंट हो, फिर चाहे वो मिसाइल्स हो, फिर चाहे वो हमारे एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चॉपर्स हो, उन सभी को यहाँ पर प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया जाएगा। मतलब आप इस तरीके के हेरिटेज सेंटर में जाकर हमारी वायुसेना की जो शक्ति है उसका एहसास कर सकते हो। ये जो पूरा कैंपस होगा ये 17,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में भारत में इस तरीके का पहली बार बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो 5 एयरक्राफ्ट भी रखे जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट मिले जुले हैं इन सभी वॉर्स से मिलाकर, जिन्होंने कहीं ना कहीं दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सफलता पाई थी। और इसके अलावा ट्विन बैरल गन्स भी यहाँ पर रखी जाएंगी प्रोटोटाइप के रूप में। हर एक चीज जो इक्विपमेंट है वो ओरिजिनल नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होंगे जिनका प्रोटोटाइप बनाकर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिसका उद्घाटन सिकंदराबाद के अंदर वरासीगुड़ा में किया गया, तो ये जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। जी किशन रेड्डी इस टाइम पे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और ये जो जन औषधि केंद्र खोला गया है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन हैं वो कम दामों में लोगों को मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए बाजार में किसी भी दवा का मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, तो यहाँ पर वो मिनिमम 90 रुपए में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनमें 50% तक की कटौती के साथ भी आपको दवाएं मिलेगी। तो ये फायदा इस वजह से है कि भारत सरकार लगातार जन औषधि केंद्र खोल रही है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को फायदा मिले उनके लिए। इतना ही नहीं, इस तरीके के जो जन औषधि केंद्र हैं वो लोगों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कौन से डिस्ट्रिक्ट में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो योगी आदित्यनाथ ने अभी मंजूरी दे दी है कि बुंदेलखंड के अंदर ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। ये जो फार्मा पार्क है, इसको बनाने के लिए 1560 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। फार्मा पार्क का मतलब यह है कि यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इसके तहत सभी को आमंत्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर कोई आप फार्मा कंपनी है और आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, इस पार्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी यूनिट सेटअप करना चाहते हैं,
तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको स्टैंप ड्यूटी में 100% रिबेट देगी। इसके अलावा आप जो ज़मीन परचेज़ करेंगे, उसकी स्टैंप ड्यूटी, उसका जितना भी लीगल ड्यूटी पेपर्स हैं, उसमें आपको 100% का रिबेट मिलेगा। साथ में अगर आप अपने मज़दूरों के लिए घर बनाना चाहते हैं वहीं पर, तो उसमें भी आपको टैक्स में 100% का कंस्ट्रक्शन में पूरा रिबेट मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है इन सारी चीज़ों के लिए हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर आप रोज़गार के संसाधन पैदा करते हो, मतलब लोगों को नौकरी देते हो, तो भी उत्तर प्रदेश सरकार आपको टैक्स में छूट देगी। उत्तर प्रदेश सरकार एक और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करने जा रही है, जो कि 350 एकड़ में फैला होगा। इसकी स्थापना यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में किया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। मतलब बात हो रही है नोएडा की, नोएडा में स्थापना करी जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में सितवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। मतलब अब सितवे पोर्ट से काम चालू हो जाएगा, और ये जो ऑपरेशनलाइज इसको किया गया है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता के शिपमेंट के तहत किया गया है। तो क्या आप बता सकते हो जो सितवे पोर्ट है, ये कौन से देश में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है म्यांमार में। अब देखिए है क्या कि हमारा जो कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, वहां से सितवे पोर्ट जो म्यांमार का है, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन अब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और इसकी मदद से भारत और म्यांमार दोनों एक दूसरे के साथ बेहतर व्यापार कर पाएंगे। म्यांमार की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं नेपिडे। क्या बोलते हैं? नेपिडे। और म्यांमार की करेंसी है क्यात। यहाँ पर क्यात चलता है। इस टाइम पर म्यांमार में सरकार किसकी है? तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है मिन ओंग हालियांग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिन ओंग हालियांग। हालियांग, ठीक है। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने फैसला लिया है कि ये सीवीवी फ्री पेमेंट्स भारत में लॉन्च कर रहे हैं? मतलब अब यूजर्स को सीवीवी नंबर की जरूरत नहीं होगी, जो कार्ड में है उसके बिना भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये वीजा है, और वीजा एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और वीजा के इस टाइम पर सीईओ कौन है? ये हैं रेयान मैकलर्ने। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेयान मैकलर्ने, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये केवल डोमेस्टिक बेसिस पर ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब भारत के अंदर ही आप सीवीवी फ्री पेमेंट कर पाओगे। भारत के बाहर अगर आपको पैसा भेजना है तो उसके लिए फिर सीवीवी नीडेड होगा। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि सिक्योरिटी कम हो गई है। सिक्योरिटी ओटीपी के बेसिस पर बढ़ा दी गई है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन की टीम में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है नीरा टंडन। कौन है? नीरा टंडन भारतीय मूल की है, और इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जे बिडेन ने अपनी टीम में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है। इससे पहले नीरा टंडन सीनियर एडवाइजर ऑफ हेल्थ के रूप में भी कार्यरत रही हैं। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उस टाइम पर व्हाइट हाउस के हेल्थ रिफॉर्म टीम में भी ये काम कर चुकी हैं। और इन्होंने किनको सक्सीड किया है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है सूजन राइस। क्या नाम है? सूजन राइस। ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया है वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट भारतीय मूल के अजय बंगा अपॉइंट किए गए हैं। अभी हाल ही में एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? टोटल अगर बात करी जाए तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं। 14 में से 7 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रोंज मेडल हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है गोल्ड मेडल की, तो आप ध्यान रखिएगा 7 गोल्ड हमने जीते हैं। वैसे तो आप पूरा ही ध्यान रखना, 7-5-2। और ये जो इस बार का एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी हुआ है, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद। अभी हाल ही में मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने अपने नाम कर लिया है? तो मियामी इस बार जीत लिया है मैक्स वर्स्टन ने। मैक्स वर्स्टन बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, कार रेसर हैं, और ये रेडबुल टीम से खेलते हैं। वैसे आपको बताऊं, इस साल की पांचों रेस, चाहे हम बात कर लें मियामी की, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात कर लें, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, या फिर बहरीन की, इस साल के पांचों फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सिर्फ और सिर्फ रेडबुल टीम ने ही जीते हुए हैं। बस अंतर इतना है कि 5 में से 3 मियामी, ऑस्ट्रेलियन और बहरीन, ये तीनों मैक्स वर्स्टन ने जीते हैं, और बाकी के जो 2 हैं सऊदी अरेबियन और अजरबैजान,
वो सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि मैक्स वर्स्टपेन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं मैक्स वर्स्टपेन का जन्म बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, ये बॉर्न है बेल्जियम के और फिर ये नीदरलैंड की नागरिकता भी रखते हैं। अभी हाल ही में ओपन मैड्रिड मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किसने कर लिया है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज का इस साल की अगर बात करी जाए तो इस साल ये कई टाइटल जीत चुके हैं और एटीपी टू ट्रॉफी ऑफ द ईयर भी इनके पास ही है इस टाइम पे। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए इनके करियर का तो ये 10वां टाइटल है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो दुनिया के टेनिस जगत में कार्लोस अल्कराज एक उभरता हुआ नाम है इस टाइम पे। अगर विमेन सिंगल की बात करें तो सेम इवेंट में विमेन सिंगल में आरेना सेबेलेंस्की ने जीता है। किसने? आरेना सेबेलेंस्की। ये बेलारूस की खिलाड़ी है। तो मैड्रिड ओपन मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज, विमेन्स ओपन आरेना सेबेलेंस्की। ठीक है, क्या आप बता सकते हो इस साल का इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मेंस में अगर बात करें तो थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है कुलनावुत विदितसरन। यहां पर मैं लिख देता हूं कुलनावुत विदितसरन। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं थाईलैंड के जिन्होंने इस बार का इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 अपने नाम किया है। अभी हाल ही में रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हम लोगों ने मनाया। हर साल ही मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही? इस बार की इसकी थीम रही एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। और ये दिवस हेनरी डुनेंट की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना करी है। इतना ही नहीं, कभी भी आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये दो लोग हैं जिनको पहली बार में नोबेल प्राइज दिया गया था। एक तो हेनरी डुनेंट हैं और दूसरे हैं, इनका नाम है फ्रांसिस प्रिस। क्या नाम है? फ्रांसिस प्रिस। ये फ्रेंच पर्सन है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रांसिस प्रिस दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वैसे नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में करी गई है। पहली बार जो रेड क्रॉस डे है ये 1948 में मनाया गया था, 1948 में। अभी हाल ही में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया। कौन से दिन इसको मनाया? तो इसको मनाया गया 8 मई को। और थैलेसीमिया आपको पता है एक ब्लड डिसऑर्डर है। ये एक इस तरीके की बीमारी है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि कई बार जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो मतलब पैदा होने के साथ ही उनको इस तरीके की बीमारी होती है कि उनके खून में हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है। तो उसको बोला जाता है थैलेसीमिया बीमारी। और आपको पता है हर साल भारत में 10 से 15,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको ये बीमारी होती है। हालांकि इसे क्योर आसानी से कर लिया जाता है। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी मेडिसिन हैं। इसके अलावा इस बार की थीम रही स्ट्रेथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। आपको पता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? वैसे तो ये सबको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में Fe होता है, लोहा होता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं बीआरओ, तो इन्होंने अभी हाल ही में 7 मई 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बीआरओ की स्थापना करी गई थी 1960 में। इस बार बीआरओ ने 64वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। और आपको पता है बीआरओ एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे भारत भर में जितने भी हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं उन सभी के पास रोड बनाने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे कि राजस्थान का पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर हो गया, हिमाचल प्रदेश का उधर चाइना के साथ लगता हुआ बॉर्डर हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहां पर डिफेंस के लिए रोड बनाने का काम बीआरओ ही करती है। आपको पता है आज तक बीआरओ ने 19 एयरफील्ड बनाए हैं टोटल भारत में। इसके अलावा 4 टनल ये बना चुके हैं, 900 ब्रिज बना चुके हैं। और अगर टोटल बात करें कि कितने किलोमीटर की रोड बनाई है तो बीआरओ ने 61,000 किलोमीटर की रोड आज तक बनाई है। इसके अलावा पिछले एक साल में बीआरओ ने 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। बीआरओ की स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यह भी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं
ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 का सीजीएल देने जा रहे हैं, या फिर आप 2023 का कोई भी एग्जाम उसके बाद जो भी लगा हुआ है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो राज्य का कोई एग्जाम हो, तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल नया बैच है। इस बैच की खास बात है, इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। साइंस की लाइव क्लासेस चल रही हैं और साथ में मेरी वन लाइनर वाली लाइव क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही आप इस बैच को अवेल करते हैं, एक ही बार में आपको थ्योरी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एग्जाम इंजन से केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, इस तरीके के रिकॉर्डेड बैचेस भी ले सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।